ओके सो हेलो गाइस, यही चल रहा था ना, लास्ट चेंज इन कलर देख रहे थे। सो अब मैं आपको अपनी फिंगर से बताऊंगी पॉइंट आउट करके एक एक चीज़, ताकि आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, नाउ इट इज़ बेटर। सो देखते हैं सबसे पहले चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर के अंदर मैंने आपको बताया था आयरन नेल्स प्लस CuSO4 को जब हम चेंज करते हैं, मतलब जब रिएक्शन होता है तो कुछ कलर चेंज होता है। क्या कलर चेंज होता है? सोल्यूशन का कलर चेंज होता है लाइट ग्रीन, और ब्राउन कलर के जो जो आयरन नेल्स होते हैं उनका कलर चेंज होता है ब्राउन में। ठीक है, तो इस तरह से चेंज इन कलर को हम डिनोट कर सकते हैं। अभी आपके लिए जानना केवल इतना ही ज़रूरी है, जब बाद में और हम पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रहा, ये देखो, ये आपको फर्स्ट दिख रहा है चेंज इन कलर विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज इन टेम्परेचर के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल। वेट, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। चेंज इन टेम्परेचर, वेट लेट मी फाइंड इट, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। चेंज इन कलर के लिए आपको कोई वो सॉरी चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपको कोई जो है एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ मैं। हाँ, वर्चुअल एग्जांपल मैं ज़रूर दे सकती हूँ। वर्चुअल एग्जांपल आपके लिए यही है कि देखो, जैसे कोई चीज़ होती है, हम जब ठंडी रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन लास्ट में पूरा गर्म होता है। चाहे सारी चीज़ें ठंडी डाली हो, रिएक्शन गर्म हो जाता है। तो वही है कि अगर गर्म ठंडे में डिफ्रेंशिएट आ रहा है तो आप समझ लो कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। वैसे थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, दैट इज़ PPT, दैट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब आप देखेंगे कि ये PPT क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है। सो पहली चीज़ कि ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर आई हैव रिटर्न बोर्ड्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट PPT। इसके अंदर देखो इनसॉल्युबल सब्सटेंस। PPT का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और PPT आया कहाँ से है? देखो ये P, फिर ये वाला P एंड देन ये वाले दो T, तो PPT। PPTT नहीं, PPT, केवल PPT। अब देखते हैं PPT का हमको कैसे, हम एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, सो ये देखो, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये A सब्सटेंस है, A सब्सटेंस इसके अंदर है, और ये B सब्सटेंस है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, कोई भी हो, ये A B इनको मान लो आप। ठीक है, A और B को जब हमने ऐड किया तो कुछ ऐसा बना जिसमें लास्ट में कुछ लेफ़्ट ओवर रह गया। लेफ़्ट ओवर मतलब बाकी रह गया। ठीक है, कुछ ऐसा बना जो इनसॉल्युबल ही नहीं हो रहा है। कितना भी आप हिला लो, कितना भी आप मिक्स कर लो, वो मिक्स नहीं हो रहा है। तब आप उसको क्या बोलोगे? वो क्या है? वो आपका पर्सिपिटेट है। ठीक है, ये हमने देखा कि व्हाट इज़ पर्सिपिटेट, PPT। ठीक है, उसके बाद में ये लीड नाइट्रेट है। यहाँ पर एडिंग दोनों को जब हमने किया तो ये कुछ पीछे बच गया है ना, कुछ पीछे बच गया, उसको हम कहते हैं PPT। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है, और इसके आगे मैं देख लेती हूँ, इसके आगे नहीं है कुछ भी। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है, इधर की तरफ लिखा हुआ है, वेट, ये वाला। ठीक है, ये क्रॉस इसके नीचे, ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। अगर कोई भी गैस निकलती है तो हम उसको कहते हैं ना गैस रिलीज़। तो बस जहाँ गैस रिलीज़ हो रही है वहाँ आप समझ लो कि ये क्या है, एक केमिकल लोचा अंदर हुआ है, एंड दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। स्टेट चेंज हो पर नया सब्सटेंस बनना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये देखो फिज़िकल में क्या होता है। फिज़िकल में ये इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ था ना यहाँ पर, वेट कहाँ गया? ये रहा, ये रहा इम्पॉर्टेंट। नो न्यू प्रोडक्ट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कुछ नया नहीं बनता है, पर इसमें क्या होता है? इसमें होता है फिजिकल स्टेट गेट्स चेंज्ड। तो यहाँ पर भी लिखा है कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है, बट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ज़रूरी होना चाहिए अगर फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़नी है हमको। ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद वेट, ओके, सो अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या फिर केमिकल रिएक्शन को कैसे हम पहचानते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ हम देखेंगे। और अब जो आपका चैप्टर है वो अब ब्रीफ में स्टार्ट, मतलब ब्रीफ अभी तक हमने देखा चैप्टर का। ठीक है, जो भी छोटी छोटी चीज़ थी सब हमने चैप्टर की देखी, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चैप्टर का मार्क्स कैरियर पार्ट है, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो गुड लक। नाउ
प्लीज़ लिसन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइंड केयरफुली, और नहीं समझ आए तो पीछे करते जाना वीडियो को एंड देन दोबारा देखते जाना। बैक का वो जो डबल क्लिक करते हैं तो पीछे हो जाता है, तो आप पीछे वाला देखो फिर ही आगे चलो। अगर एक चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो उसको चाहे दूसरे तीसरे वीडियो लगा के देखो, पर देखो एक एक चीज़ को यहाँ से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है चैप्टर की, तभी चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। और अब यहाँ से मैं वीडियो को बिल्कुल पॉज नहीं करने वाली हूँ, एक सेकंड मैं कहीं पर नहीं रुकूँगी, मैं सीधा चलती जाऊँगी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? द ईजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे आसान तरीका। अब बस इतना सा ध्यान रखो कि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज़ द ईजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होता है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन HYD पूरा स्पेलिंग लिखोगे, फिर OXY ऑक्सीजन की पूरी लिखोगे, फिर इज़ इक्वल टू WAT पूरा लिखोगे। और एक आप लिखते हो H2 प्लस, वेट आई थिंक आई शुड ब्रिंग अ पेंसिल, वेट ओके। सो हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2, दैट इज़ अवर वाटर, ठीक है। वेट, अगर आप इसी रिएक्शन को हम पूरी स्पेलिंग्स के साथ लिखें इसकी, तो वो एटलीस्ट इतना होगा, मेरी राइटिंग में एटलीस्ट इतना होगा, टाइम वेस्ट होगा उसको लिखने को। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक नॉर्मल ये रिएक्शन, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। अब वो पीछे जो हमने बात करी वो केवल एक जो है उसका क्वेश्चन आ जाता है 5-6 नंबर का, 5-6 भी नहीं, इवन कभी कभी तो 2-3 नंबर का, कभी कभी टिक द करेक्ट, तो उसमें आपको फिल करना होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि रिएक्शन क्या है, वो सब भूल जाओ कि रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो ठीक है सीख लिया एक बार, इट्स ओके। बट अब यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। समझ लो चैप्टर यहीं से शुरू हुआ है, अगर यहाँ से सब कुछ समझ आ रहा है तो बस आपका सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन, द ईजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ऐड 4 and 2 वी विल गेट 6। 4 और 2 को अगर हमने ऐड करा तो 6 मिला। इसको जब हमने इस तरह से लिखा तो इट टुक अ लॉट ऑफ प्लेस, इट टुक अ लॉट ऑफ वर्ड्स, इट टुक ऑफ अ लॉट ऑफ लाइन्स, ठीक है। वर्ड्स लगी, प्लेस लगी, लाइन्स लगी और टाइम वेस्ट हुआ जो अलग से, ठीक है। जब हमने ऐसे लिखा तो इट डजंट टेक इवन अ सिंगल और मोर देन 5 सेकेंड्स भी हमको नहीं लगे, ठीक है। सो ये होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को ईजीएस्ट वे में जब लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन, ओके। केमिकल इक्वेशन में भी इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, फिर इसके कुछ टाइप्स हैं। अभी हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स अलग हैं, कंपोनेंट्स अलग हैं, ठीक है। टाइप्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और डायरेक्शन। डायरेक्शन को इसको हम कहते हैं एरो, है ना, एरो कहते हैं इसको हम। तो यानी कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और डायरेक्शन केमिकल इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है ओके। सो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद में रिएक्टेंट जो है देखेंगे कि इन तीनों कंपोनेंट्स का, केमिकल इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स है 1 2 3, इन तीनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और डायरेक्शन यानी एरो क्या होता है। तो एरो तो हमको पता है ना, डायरेक्शन एरो एक ही चीज़ है, बट इन दोनों को तो समझना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस विच, इधर आगे लिखा हुआ है, आई एम नॉट शोइंग यू, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, लिसन टू इट, विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो रिएक्ट होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रिएक्टेंट यानी जो रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों किसी ना किसी तरह से रिएक्ट हो रहे हैं तभी तो कुछ बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट को आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हो, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सब वीडियोस में, सब चैप्टर, सब टीचर्स आपको एक ही एग्जांपल देते हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ चाय, ठीक है। चाय बनाने वाला जो एग्जांपल होता है वो सब देते हैं आपको, एवरीवन गिव्स द एग्जांपल, तो मैं भी दे देती हूँ। या फिर चाय से अच्छा एग्जांपल बेसिकली है भी नहीं कोई, और ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स 2 ही हो, रिएक्टेंट्स 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसी में, हाँ, इफ़ वी ऐड 2 ओवर एयर, यहाँ पर मैं वेट
थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा ना लिखने के लिए, तो सो 2 प्लस, if I add 2 plus 4 plus 2 gives 16, ऐड करके देख लो 16 ही आएगा, ठीक है। तो नहीं 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 वेट, 4 5 6 7 8 आता है, मोर 4 वी हैव टू ऐड, ओके। सो नाउ दिस बिकम 16, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है, 16 बन जाता है। तो ये जो हमने एडिशन करा इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, अब ये मत कह देना ये दोनों हैं, देर आर, ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 ही रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट कैन बी मोर देन 2, और रिएक्टेंट एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, इवन कभी कभी तो एक भी होगा। वो आप जब डिस्प्लेसमेंट नहीं, जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे, वेट लेट मी थिंक ऑफ इट, सेकेंड वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज़ डीकम्पोजिशन। जब आप डीकम्पोजिशन देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक ही रिएक्टेंट है और वो और प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि मोर देन 1 कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट इन्फिनेटिव, हाँ, मतलब 99 रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं जो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों। तो वैसे अगर हम बात करते हैं अब चाय की, तो चाय में भी तो यही होता है, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं यार, सब अपने अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टी, सबसे पहले हम डालते हैं उसमें वाटर, देन टी, देन शुगर, देन मिल्क, है ना, देन जिंजर, समवन एड्स टी मसाला, एंड अभी तो ड्यू टू कोविड हम लोग बहुत और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, और जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना घर में, तुलसी हो गई, और हमारा काली मिर्च, तुलसी और इलायची हो गई, और लौंग हो गई, वो सब हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, एवरीथिंग वी ऐड इन इट। तो वो सब मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जो है हमारी चाय। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट अनेक लेकिन प्रोडक्ट एक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखते हैं तो एक है रिएक्टेंट है मैग्नीशियम रिबन, जब वो बर्न होती है तो मिलता है वाइट पाउडर, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम रिबन, जो कि बर्न हो रही है टू गिव दिस। यहाँ पर मैं कोई भी साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये केवल एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है, ओके। उसके बाद में एक और 1 मार्क इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स चीज़ आ जाती है, जो कि है वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब आप एयर में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर है, उसको रट लो क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स लिख दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो आपसे पूछा जा सकता है ईजिली, तो बस याद कर लो उसको, बस रट लो एक बार, ठीक है। एक बार याद हो गया फिर लाइफ लॉन्ग की टेंशन आपकी ख़त्म। तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो आंसर में क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज Mg इज़ हाईली मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हैंस रिएक्ट्स विथ O2 एंड मेक्स अ लेयर ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं इस आंसर में कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको साफ़ इसलिए किया जाता है, उसको देखो ऐसे में, एक सेकेंड आई विल टेल यू, वेट, ओके ना, मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब तो नहीं आ रही है, आ रही होगी, आई होप सो। तो देखो ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, इसको जो है सैंड पेपर आता है एक, ठीक है, उससे इसको क्लीन किया जाता है, इसको इस तरह से घिसा जाता है। मान लो मेरा हाथ सैंड पेपर है और ये मेरी मैग्नीशियम रिबन है, एंड आई एम क्लीनिंग इट लाइक दिस, या वेट, ये जो है ये रहा, दिस इज़ नॉट सैंड पेपर बट आई एम जस्ट शोइंग यू। मान लो मैं इसको इससे घिस रही हूँ, इस तरह से उसको क्लीन किया जाता है। ये मैग्नीशियम रिबन है और ये सैंड पेपर है, ठीक है। मान लो मैं इसको नीचे से इस तरह से घिस रही हूँ, ठीक है, ओके। सो एज आई टोल्ड यू कि ये इससे क्लीन हो रहा है, ठीक है, क्लीन करके मैंने आपको 500 बार बता दिया है। नहीं आ रही इसकी आवाज़, अब आई, ऐसी आवाज़ है इसकी, ओके। सो ये क्लीनिंग हो रही है। अब यही क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यों हो रही है भाई ये क्लीनिंग, क्यों कर रहे हो ये क्लीनिंग, क्या दिक्कत है कि उसको अगर आप हवा में जला दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो वही हमको आंसर बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए क्लीन कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, जो ये जो वाइट चीज़ है ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। मतलब अगर आप इसको ऑक्सीजन के सामने लाओ, क्योंकि सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है, तो अगर आप इसको ऑक्सीजन के सामने लाते हो तो इसमें आग लगने लगती है, ठीक है। क्यों लगने लगती है वो भी हम देखते हैं आंसर में। सो Mg is highly reactive element, hence reacts with O2 and makes a layer of magnesium.
मैग्नीशियम Mg बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसलिए O2 के साथ रिएक्ट करता है और हैंड टू हैंड उसके ऊपर क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सो इन ऑर्डर टू क्लीन द लेयर ऑफ MgO, ताकि हम MgO की जो लेयर है उसको क्लीन कर सकें, MgO की लेयर को साफ़ कर सकें, उस उद्देश्य से ही वेट ये नीचे वाला देखना, नॉट डोंट सी द ऊपर वाला, नीचे वाला देखो। तो सो इन ऑर्डर टू क्लीन द लेयर, ये जो MgO की लेयर बनती है, इस लेयर को क्लीन करने के लिए ही हम इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, मैंने बताया सैंड पेपर से, ये रहा हमारा सैंड पेपर, मेरे लिए तो यही सैंड पेपर है ना, आपके लिए भी अभी तो यही सैंड पेपर है। सो हम इस सैंड पेपर से क्या करते हैं, इसको घिसते हैं, हम क्या करते हैं, इसको घिसते हैं, ठीक है। क्यों घिसते हैं हम इसको, क्योंकि देखो जब भी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड खुला पड़ा रहता है, आग नहीं लगती है, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको आग बोल दिया था, आग नहीं लगती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड खुला पड़ा है अभी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस पर आके बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लेयर बन जा रही है Mg+O की। देखो Mg ये ऑलरेडी है ही, देखो हेयर आई शो यू, Mg ऑलरेडी है ही, ऑक्सीजन सराउंडिंग से इस पे आ रहा है, सब आ रहे हैं सराउंडिंग से, हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पर बैठ कौन रहा है, केवल ऑक्सीजन, सेटल कौन हो रहा है, रिएक्ट कौन हो रहा है, केवल ऑक्सीजन। बन क्या रहा है, जिससे कि MgO की क्या बन रही है, ये लेयर बन रही है, ठीक है, MgO की एक लेयर बन जा रही है। तो उस लेयर को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो वापस बर्निंग करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, MgO की लेयर हटाने के लिए हम उसको बस ऐसे ऐसे घिस घिस के उसको साफ़ करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, दैट्स इट, कोई बड़ा लोचा नहीं है। और अगर आप साथ में ये इक्वेशन भी लिख देते हैं तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, और हाफ मार्क्स इस थ्योरी का मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, from the very top I'm telling you. So see it, okay, here product P, सेकेंड चीज़ थी प्रोडक्ट P, पहली चीज़ थी रिएक्टेंट और दूसरी चीज़ थी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मैंने आपको बताया, बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फिर बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने 4 + 2 = 6 देखा था, उसमें ये दोनों अगर रिएक्टेंट थे तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये प्रोडक्ट है, ये कौन है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों कौन है, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स, ओके। तो द न्यू सब्सटेंस विच इज़ 6 दैट इज़ फॉर्म्ड इज़ इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज़ नोन एज अ प्रोडक्ट। देखो ये सारे के सारे जो हैं हैंड रिटर्न नोट्स हैं, तो राइटिंग का थोड़ा लफड़ा हो सकता है, तो डोंट माइंड दैट, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं, अभी मैं केवल वर्ड इक्वेशंस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग दैट केमिकल इक्वेशंस जो फटाफट लिखते हैं ना, C+O2 CO2 H+O2 NaCl, ये सब यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। नॉर्मल हिंदी मतलब हिंदी नहीं, नॉर्मल एक जो लैंग्वेज होती है जो हम 8th 7th 6th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5th तो नहीं 6th 7th 8th में तो एटलीस्ट पढ़ी ही होगी, या इनका नाम सुना होगा कहीं ट्यूशन कोचिंग बड़े भैया दीदी किसी से भी, यू आर वाकिफ़ ऑफ इट, आप इसको जानते हो, आप इससे वाकिफ़ हो, ठीक है। वही मैं केवल यहाँ पर बोल रही हूँ। बर्निंग ऑफ कोल का जलना, जैसे कि कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, और डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्शन समझ आ गया, हैंड टू हैंड डायरेक्शन मतलब एरो है ना, यहाँ लिख सकती हूँ, ये क्या है, एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है। तो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पेज पे आप बताओ कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं जल्दी से ऐसे कर दूँगी, मतलब मैंने इंडिकेट किया है ना। जैसे मैंने पूछा केमिकल इक्वेशन की टाइप, केमिकल इक्वेशन की जो है 2 टाइप्स का लिखे हुए हैं सिंबल और वर्ड, तो मैं फटाफट से ये एरो कर दिया, तो चलो पता चल गया टाइप्स यहाँ लिखे हैं, तो इंडिकेट करने के लिए, तो यहाँ पर इंडिकेट ही तो किया जा रहा है। और एरो एक और टाइप का आता है, एक ऐसा आता है, एक ऐसा आता है, ऐसा वाला और ऐसा वाला तो आता ही है, सब यहाँ यूज़ होंगे है ना। और एक अभी आप नया सीखोगे, ये वाला, ये एंड ये, ठीक है, ये भी आप नया सीखोगे। दिस इज़ ओनली सिंगल, एक ही है ये एक ही है, 2 नहीं है, ठीक है। ये 1 1, ये 1 ही है, 2 नहीं बोलना, 1 2 नहीं है, 1 1 ही है। और ये 2 3 4 5 सब आप अभी सीखोगे, और इनके यूजेस आपको साइंस के लिए पता चल जाएंगे, ठीक है, आज ही, टुडे ओनली। तो ये समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। देखो चैप्टर पता है कितना बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, यहाँ तक, यहाँ पे एंड है, तो मतलब चैप्टर इतना बड़ा है,
ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन। और एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जब हम इस पेज पे होंगे ना तो आपको लगेगा कि चलो सब कुछ आ गया, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड आप कल के कल एग्ज़ाम दे सकते हो। इफ़ यू लर्न दिस टुडे, इफ़ यू जस्ट सी दिस वीडियो टुडे। ये वाली और इसके पहले वाली जो थी वो भी केवल 20 मिनट की वो थी, और अभी 20 मिनट पे यही चल रही है। तो अगर दोनों वीडियोस को आप देख लेते हो तो आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, वो थोड़ा छोटा था, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को चाहा कि मैं ऐसे ही बता दूँ। मेरे को लगा कि आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी, तो बट मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो है टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना, इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, उस पर और मैं आपको लिख लिख के बताऊँगी तो दिक्कत होगी। अब थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये क्या है, बर्निंग ऑफ कोल है, यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ समझ आ गया। नाउ केमिकल इक्वेशन, हमने अभी तक क्या क्या देखा है उसका एक मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगी कि मतलब जो होता है ना सार पूरा का पूरा कि क्या हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारा मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख कर बताऊँगी। ठीक है, सी वेट, सबसे पहले तो हमने देखा चैप्टर की स्टार्टिंग में कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम था। तो यानी कि रिएक्शन क्या होता है, हमने देखा रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन होता है चेंज दो टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल, केमिकल। फिज़िकल में हमने देखा फिज़िकल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, वो स्टेट्स महाराष्ट्र वगैरह नहीं, फिज़िकल स्टेट्स। ठीक है, वेट, फिज़िकल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और मैंने आपको एक नई स्टेट से इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज एक्वस। फिर हमने बात करा केमिकल चेंज की, तो जहाँ पर कुछ न्यू फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, फिर हमने देखा कि केमिकल चेंज में भी कुछ होते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। फिर हमने बात करी केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 5 तरीक़ों से। ठीक है, पहला तो था चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, precipitate, एंड द फिफ्थ वन वाज यही वाला। यहाँ पर प्लस क्या ऐड करना है, न्यू फॉर्मेशन प्लस फिज़िकल स्टेट में चेंज, फिज़िकल स्टेट में चेंज। ठीक है, तो वो हमने यहाँ देखा था कि स्टेट्स में चेंज, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मैं एक फ्लो चार्ट में बता रही हूँ, ये बहुत क्लियर कर रहा है आपको एक एक चीज़ को। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, वेट करो 1 मिनट। ठीक है, ये देख लिया, ये देख लिया। फिर हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय केमिकल इक्वेशन। फिर हमने देखा कि इक्वेशन के जो हैं क्या होते हैं वो सब, इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ना, इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा इक्वेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एरो। ठीक है, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने बात करी इक्वेशन के एक तो कंपोनेंट्स होते हैं, इक्वेशन के कुछ जो है टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, टाइप्स। फिर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स इसके भी होते हैं ना, इसके तो होते ही हैं, इसके भी होते हैं। इसमें भी और 2 टाइप्स आते हैं, 2 अलग तरह से मैं बताऊंगी जो थोड़े जूनियर लेवल के होंगे, फिर मैं 2 आपको थोड़े सीनियर लेवल के बताऊंगी। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, फिर आप इनके टाइप्स देखेंगे, और फिर उसके बाद में डेंसिटी कोरोजन कर चुके हैं तो वो आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चलेगा। वापस बताऊँ एक बार, वेट, ओके, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा छोटा, इतना भी नहीं। हाँ, हमने बात करी सबसे पहले रिएक्शन की। ठीक है, रिएक्शन में हमने बात करी चेंज की। रिएक्शन का मतलब चेंज होता है, चेंज 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप्स की हमने कुछ बातें करी। अब देखते जाओ बस इस चीज़ को, आपको क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ। ओके, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट खींचने का पूरा आपके पास अभी मौका है, तो मौका है, मैं तो कहती हूँ मार दो चौका। वेट, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, मैंने इसको एक टेबल पे टिका के रखा हुआ है ताकि यू नो नाउ आई एम गेटिंग इट इनटू अ फोटोग्राफ मोड, तो आप फोटोग्राफ खींच लो एक अच्छी सी। ओके, नाउ चले आगे। तो ये तो बात हो गई हमारी कि फिज़िकल मतलब हमने क्या क्या अभी तक बात करी वो। अब हम क्या पढ़ रहे थे उस पर वापस जाना चाहूँगी मैं एक बार।
आगे एक बुक है, बुक पर तो बिल्कुल भी नहीं थे अभी हम लोग 3-4 पेज, वी वर ऑन दिस पेज, है ना, यहीं पर थे केमिकल इक्वेशन पे। तो अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन और केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स। तो केमिकल इक्वेशन जो है उसको आप बेसिकली दो टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। केमिकल इक्वेशन, बात देखो मेरी, केमिकल इक्वेशन को आप दो टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन से दो टाइप्स? पहली सिंबल में और दूसरी वर्ड में। पहली सिंबल में और दूसरी वर्ड में। कैसे? सिंबल केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल और कंपाउंड्स, एंड वर्ड केमिकल इक्वेशन, कीवर्ड्स रिएक्टेंट, रिएक्ट, न्यू सब्सटेंस, डायरेक्शन। यहाँ पर रिएक्ट क्या कि एंट आना चाहिए। ओके, सो सिंबल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एक एक चीज़ को लिख कर दिखाना, जैसे आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ये इतनी बड़ी बात को हमने लिखा एक इतना बड़ा वर्डिंग में, वर्डिंग के अंदर, ठीक है। ये वर्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये वर्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ना ही ये वर्ड केमिकल इक्वेशन है। वर्ड केमिकल इक्वेशन है ये वाली वर्ड केमिकल इक्वेशन है। और ये जो है ये है सिंबल इक्वेशन। ये है थ्योरी, ये थ्योरी है, ये वर्ड केमिकल इक्वेशन है और ये सिंबल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बस यही है कुछ चीज़ें जो हमको जो है क्या, ये मैंने आपको बताया था ना, दो मैं आपको बेसिक बताऊंगी बच्चों वाले और फिर मैं दो आपको सीनियर वाले बताऊंगी। तो ये दो जूनियर वाले हैं, इतना आप समझ लो अभी। ठीक है, आगे चले। ये देख लिया आपने, इस तरह से सिंबली रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह वर्डली रिप्रेजेंट किया जाता है। हम सिंबली रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी क्लासेस में, वर्डली रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है, और मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लिखोगे तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, इसको कैसे हम सिंबल में लिखेंगे? इसको हम सिंबल में लिखेंगे C+, बच्चा जानता है यार, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो वही है ना, इसको लिखने में जो हमने ये 2 लाइन बर्बाद करी और जो इतना टाइम बर्बाद किया, उसकी जगह ऐसे लिख देते तो कितना ईजी रहता है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का सिंबल ये याद रखना NH3 है। मैंने कुछ चीज़ें बोली है बीच बीच में, याद रखना। तो उनको तो एटलीस्ट नोटबुक में लिख ही लो, और कुछ लिखो मत लिखो, उनको तो लिख ही लो नोटबुक के अंदर, बिकॉज़ वो तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैसे अमोनिया का लिख लेना NH3, मैंने खुद लिख रखा है यार, अमोनिया इज इक्वल टू NH3। तो N2 + H2 गिव्स NH3। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बैलेंस नहीं है, वो नहीं है, आप बात मत करो बैलेंस की, पढ़ा नहीं है अभी, बुद्धू की तरह बैठे रहो, जितना सिखाया है उतना ही बोलो। अगर जितना सिखाया है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो फिर बोलो, नहीं तो बैलेंस अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ। बस ठीक है, अमोनिया ये होता है, नाइट्रोजन पता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या कि N2 क्यों लगा दिया? बोला था क्या कि 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है? जैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, O क्या कि 2 क्यों लगा दिया? तो अगर आप कॉमन देखो इन सब में एक चीज़, अगर आपके पास आँखें हैं तो आप एक चीज़ कॉमन देखो। अरे यार, चिपकाने का है, इस पर हाथ चिपक जाते हैं। ओ, ख़त्म हो गई ग्लू, छोड़ो ना। देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको बोला हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, और ये गैस। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो इन सब के पीछे, अब ये मत कहना GEN, थप्पड़ मारूंगी अगर ये बोला है तो। ये बिल्कुल नहीं बोलना क्या है, ओहो, नोटिसेबल चीज़ देखो तुम तो। नोटिसेबल चीज़ तो ये वाली है नोटिसेबल चीज़ तो, कि तीनों के पीछे गैस आ रहा है जिस वजह से 2 लगाया गया है, O2N2H2। कोई भी गैस होती है ना, उसके पीछे 2 लगाते हैं, क्योंकि गैस जो है सिंगल एटॉमिक नहीं होती, गैस ऑलवेज डाई एटॉमिक होती है, या फिर डाई एटॉमिक से ज़्यादा होती है। 9th क्लास काम आती है यहाँ पर, ठीक है, 9th के कॉन्सेप्ट हैं ये सब। चले आगे। ओके, सो ये हो गया कि NH3 अमोनिया, N2 और H2 क्यों लिखा, पता चल गया। नाउ डोंट टॉक अबाउट बैलेंसिंग, क्यों नहीं करी, क्या नहीं करी, कैसे नहीं करी, बाद में करेंगे।
ठीक है। अभी तक हमने समझी नहीं तो हम कैसे कर दें, आती नहीं है हमें तो, हम तो छोटे बच्चे हैं ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर यू कैन सी हेयर इम्पॉर्टेंट आ रहा है कुछ सिम्बल्स, कुछ चीज़ों के सिम्बल्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों के सिम्बल्स और उनकी वैलेंसीज, तो बस ये देख लो। ठीक है, इनको तो लर्न करना बेटर है। इनकी वैलेंसीज तो 9th क्लास में पढ़ के आए हो तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ के आए हो या अगर आप 9th आपने ड्रॉप करी है या जो भी सीधे आपको लर्न नहीं है, सीधा सीधा मैं बोलती हूँ, अगर आपको लर्न नहीं है तो फिर आप क्या करो, मैं बताती हूँ आपको, एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करो, गूगल निकालो, उस पर लिखना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वो लिखना, आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ये वैलेंसीज लर्न नहीं है तो, है ना, जैसे ये +2 +3 ये सब, तो वैलेंसीज वहाँ पे लिखना क्लास 9th टॉप 20, क्लास 9th टॉप 20 वैलेंसीज टेबल, और यहाँ एलिमेंट्स भी ऐड कर देना, टॉप 20 एलिमेंट्स वैलेंसीज टेबल, सब आ जाएगा। लर्न कर लेना, रट लेना पूरा अच्छे से, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। तो आप एक बार जाओ, रट के आओ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। अगर आप ये जो, क्योंकि देखो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, अगर 10th का होता तो मैं पढ़ाती, आपको कहीं जाने ही नहीं देती, बट क्योंकि ये 9th का है तो इसलिए आपको जाके एक बार पढ़ के आना पड़ेगा। इस तरह से लिखो, किसी भी तरह से लिखो, बस आप वैलेंसीज टॉप 20 के एटलीस्ट लर्न करके आओ, क्योंकि 9th में वो लर्न कराई हैं। अगर आपने लर्न नहीं करी, दैट्स अ शेमफुल थिंग एंड यू शुड लर्न इट राइट नाउ ओनली, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉस है आपका कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो साइंस में। एटलीस्ट ये क्लास तो पार करनी है ना यार, 11th में तो ठीक है अपना सब्जेक्ट लेंगे, एटलीस्ट ये क्लास तो निकालो अच्छे से। तो जाके एक बार लर्न करो, रटो, लर्न करो, आई डोंट केयर, बस कुछ करो। ठीक है, अब मैं आपको इनके सिंबल सिखाने जा रही हूँ, तो जस्ट फोकस, जहाँ भी ध्यान है उस चीज़ को छोड़ो, साइड में रखो और यहीं पर ध्यान दो, फोकस है। पीछे का सब कुछ समझा चुकी हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है पीछे में। तो अब आगे बढ़ रही हूँ, ये एक नया सिरा है, ठीक है, पीछे का नहीं समझ में आया, वापस रिवर्स करके देख लेंगे, बट ये एक नया सिरा है, यहाँ से एटलीस्ट समझ लो, पीछे का गया जाने दो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आयरन इज़ Fe, कॉपर इज़ Cu, जिंक इज़ Zn, सिल्वर इज़ Ag, ब्रोमाइन इज़ Br, आयोडाइन इज़ I, lead इज़ Pb, गोल्ड इज़ Au, दैट्स इट। ये कुछ हैं जो बहुत काम आते हैं, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हो, मेक श्योर। सिम्बल्स आर सिम्बल्स प्लस वैलेंसीज, एंड इवन आप तो कुछ जो है क्या क्या कहते हैं उसको, नंबर होता है ना कुछ, एटमिक नंबर होता है एक तो, और एक और होता है एटमिक, क्या होता है वो, अभी 5th चैप्टर जब पढ़ोगे 10th क्लास का तो पता चलेगा, एटमिक नंबर, और एक और भी कुछ होता है यार, आई एम नॉट, याद नहीं आ रहा है मेरे को, एटमिक नंबर और एटमिक मास, क्या था वो आप लर्न कर चुके हो, मतलब मैं तो इतना ही कह रही हूँ, है ना। तो ये सब कुछ आप क्लास 9th में लर्न करके आए हो यार, तो मेरी जान इसको बस वापस रिवाइज़ करो, एक बार रिवाइज़ करोगे ना आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलो रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, अब बात करते हैं मुद्दे की। सो वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी, रिपीट टॉपिक फ्रॉम क्लास 9। वैलेंसी का टॉपिक रिपीट कर रही हूँ क्लास 9th का, एंड इवन एक पेज तक मैं इसको रिपीट करने वाली हूँ। हाँ, सो देखो, JKL, नहीं KLM, इतना तो मुझे भी याद है, ये गलत लिखा है, KLM, वैलेंस शेल्स। एक एक चीज़ को सुनते जाना, क्योंकि लिखा नहीं है मैंने सब कुछ, केवल मैं समझा रही हूँ, ये 9th का टॉपिक है, बार बार कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, जो है शेल्स होती हैं, जो हमारा एक एटम होता है ना, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल K, सेकंड शेल L, थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, Z तक जाती है बट ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो ये K शेल, अंदर ही अंदर वाली K शेल, फिर L शेल, फिर यहाँ पे नॉट दिस, M शेल, N शेल। तो ये जो शेल्स होती है ना, ये क्या होती हैं, ये जो शेल्स होती हैं ना, ये क्या होती हैं कि इनके अंदर कुछ एटम्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 एटम्स की जगह होती है, जैसे एक होता है सिनेमा हॉल है, नहीं सिनेमा हॉल नहीं, हम बात करेंगे एक बस की,
बस की भी नहीं करेंगे हम बात करेंगे एक सोफ़ा की। एक जो 3 सीटर वाला सोफ़ा आता है ना, 1 2 एंड 3, उस पर हम 3 लोग ही बैठते हैं, और जो साइड में लगे होते हैं सिंगल सिंगल पे एक एक लोग बैठते हैं, और बीच में टेबल होती है। तो वो जो रूल है ना, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं ना, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कहीं अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो ठीक है, 3 लोग एक सोफ़े पे और 2 साइड में, अगर सामने एक और 3 वाला सोफ़ा लगा है तो उस पर और 3, इस तरह से बैठते हैं, ठीक है, मैनरफुली। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये जो शेल्स होती है ना, KLMN, इनमें बैठने के लोगों का यानी बैठने के एटम्स का नंबर फिक्स होता है, तो उतने ही एटम्स अंदर जाके बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है K के अंदर 2 बैठते हैं, L के अंदर 8 बैठते हैं, और M के अंदर भी 8 बैठते हैं। 8 से ना एक ज़्यादा ना एक कम, ठीक है। कम है तो फिर वो अधूरा है, यानी उसने क्या नहीं अचीव कर रखा है, याद करो जल्दी से वो वर्ड, क्या अचीव नहीं कर रखा है उसने उसने वेट 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 लेट मी मेमोराइज, याद आएगा मेरे को। वेट, उसने अचीव नहीं कर रखा है अपना, क्या कहते हैं यार उसको, शायद जहाँ तक मुझे याद है उसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शायद। आई एम नॉट श्योर, आई एम ओनली श्योर 10%, मैं लिख के दे रही हूँ, मैं 90% अनश्योर ही हूँ, उसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो होती है ना 8, जब आप एक अपनी वैलेंसी अपने शेल के अंदर बिठा देते हैं तो उसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपने अटेन कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल 1 कि इसमें इतने ही बैठने चाहिए, वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसमें इतने ही बैठने चाहिए, कि K में इतने ही, L में इतने ही, M में इतने ही, N में इतने ही, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़, रूल नंबर 2 सेज 20 एटम्स लर्न, 20 एटम्स तक याद कर लीजिए, उनकी वैलेंसीज याद कर लीजिए, प्लस उनकी जो है एक तो उनकी वैलेंसीज याद कर लीजिए, और दूसरा याद कर लीजिए उनके जो साइंस होते हैं ना, साइन जो मैंने बताया ना कि FeSO4 Cl Na, है ना, ये सब याद कर लो साइन, तो वो ज़रूरी है। तो 20 एलिमेंट्स तक वो जो छोटी टेबल होती है ना, वो याद कर लो एटलीस्ट, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, कहाँ से कहाँ तक। फर्स्ट वाला जो है तुम्हारा वो है हाइड्रोजन, एंड 20th वाला तुम्हारा है कैल्शियम। ये सब याद कर लो, इनकी वैलेंसी याद कर लो, और इनके क्या क्या याद करना है। एक तो वैलेंसी मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, स्टॉप द वीडियो एंड देन गो एंड देन लर्न इट। वैलेंसी और इनके सिंबल तो चलो फिर भी इसी चैप्टर में पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, बट वैलेंसी याद नहीं होने वाली, वैलेंसी बिल्कुल याद नहीं होने वाली, और वापस मौका भी नहीं मिलेगा आगे कभी याद करने का, क्योंकि 9th में मौका मिला था, नहीं करी, तो 10th में मिल रहा है वापस, मैं दे रही हूँ। कुछ टीचर्स देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो मैं उनमें से जो दे रहा है मौका। अगली बार जब 11th में जाओगे, नो वन विल गिव मौका, कोई नहीं आपको कहेगा कि जाओ वैलेंसी याद करो। उस टाइम तो सर आपको बस, सर मतलब टीचर नहीं, सर मतलब जल्दी जल्दी आपको बस केवल इतना बताया जाएगा कि चलो फटाफट फार्मूला बनाओ। फार्मूला अब वहाँ आपको कोई नहीं कहेगा इसकी वैलेंसी लिखो बेटा इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, ये बेटा वो, कोई नहीं बोलेगा। तो जस्ट अभी ये मौका है, गो एंड जस्ट लर्न इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है CA। अब ये बता रहे हैं कि कैसे आप जो है इसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो CA की वैलेंसी अगर आपको फाइंड करनी है तो CA का ये होता है, आई थिंक ये वो होता है, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह से फाइंड करने की, बट ये बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यार, इसको शायद बोलते हैं एटॉमिक नंबर या कुछ ऐसा, है ना। तो ये CA का नंबर, अच्छा नहीं, वो जिस पे खड़ा होता है ना, जैसे 1 पे हाइड्रोजन है तो उसकी वैलेंसी नहीं, उसका नंबर 1 है, ऐसे कुछ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ऐसे कुछ होता है, मास नहीं होता, नंबर ही होता है, ठीक है। तो वो 20, कैल्शियम यहाँ 20 पे है, मैंने बताया कैल्शियम 20 पे है तो कैल्शियम का नंबर भी 20 है। क्लोरीन 17 पे है तो क्लोरीन का नंबर भी 17 है, ठीक है। तो देखो अब कैल्शियम का नंबर 20 है, के शेल में कितने आ सकते हैं, 2, हेयर इट इज़ रिटर्न, तो हमने 2 डाल दिए। एल में कितने आ सकते हैं, 8, तो हमने 8 डाल दिए। एम में कितने आ सकते हैं, 8, तो हमने 8 डाल दिए। ना एन में कितने आ सकते हैं, सो एन में आ सकते हैं, वेट, आई थिंक एन जो है ना इसमें आई थिंक 2 ही आ सकते हैं शायद, इसलिए यहाँ पर +2 वैलेंसी बताई गई। बट ये आपके प्रोसेस ये 9th का है भाई, तो मैं 10th की मैं कैसे बता दूँ आपको ये 9th का प्रोसेस, ये तो 9th साफ़ी हो जाएगी ना 9th के टीचर्स के साथ। तो इसलिए आप जस्ट इसको एक बार समझो, ठीक है, थारली इसको पढ़ो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ये दोनों ही चीज़ें हैं, बस वैलेंसी आपको लर्न होनी चाहिए, रट लो वैलेंसी, बार बार कह रही हूँ, वैलेंसी और सिंबल रट लिए तो आधा चैप्टर तो समाप्त। ठीक है, चलो आगे। अब क्या है भाई, वैलेंसीज है, सी ए की इतनी है, सी एल की इतनी है। फार्मूला बनाना सिखा रही हूँ भाई, फार्मूला बनाना भी बेटा टॉपिक 9th का है, कैसे बताऊँ मैं, टॉपिक 9th का है। क्या क्या है टॉपिक 9th का, फार्मूला बनाना। फार्मूला कैसे बनता है, कैल्शियम और क्लोराइड लिया आपने, क्लोरीन में कह रही थी जिसको, वो क्लोराइन था, क्लोरीन क्लोराइड सब एक ही है। ठीक है, तो कैल्शियम सी है, ये क्लोरीन क्लोराइड, ये सी एल है। इनकी दोनों की वैलेंसी लिखो पहले तो आमने सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो एरो कितना काम आता है ना, बहुत काम की चीज़ है। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नाम यहाँ उतार के लिखना है, ये नाम ये रहा यहाँ उतार के लिखना है। इसकी जो -1 थी वो उधर जाके +1 हो जानी है, और इसकी जो +2 थी वो इधर आके 2 हो जानी है। ठीक है, तो CA1 और CL2, क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × CA इज़ इक्वल टू CA, तो इसलिए यहाँ पे CA आ गया, एंड CL2 का CL2 एज इट इज़। ठीक है, ये बन गया इसका फॉर्मूला। वैसे अगर हम बात करते हैं पोटेशियम ऑक्साइड की, इफ़ यू टॉक अबाउट पोटेशियम ऑक्साइड, सो इट इज़ पोटेशियम के ऑक्साइड O, दोनों की वैलेंसी सामने सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, K2 इधर, K2 और O1। ठीक है, O क्योंकि 1 है तो O ही माना जाएगा, सो K2O इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गया, एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत दशकों से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब दशकों नहीं, 9th में पढ़ा है ना। चलो अब देखिए, केमिकल इक्वेशन की अलग 2 टाइप, जो मैंने बताया था बेसिक वाली, वो कौन सी थी, वो थी आपकी सिंबल और वर्ड। ठीक है, अब ये कौन सी है, ये है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो लेवल हाई होता चला जा रहा है चैप्टर का, तो अगर पीछे वाली चीज़ें नहीं समझ आई है, जस्ट रिवाइंड इट एंड देन गो बैक। और मेरे से भी नहीं समझ आई है तो फिर चेकआउट एनी अदर वीडियो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यार कि हर किसी को हर किसी से समझ आए, ऐसे तो पूरी दुनिया ही फ्रेंड हो जाती ना अगर सबके बीच अंडरस्टैंडिंग होती तो इसलिए अगर नहीं समझ आई है तो गो एंड चेक अनदर वीडियो एंड देन लर्न इट। कैसे भी बस चीज़ों को समझो, क्योंकि नहीं समझ आएंगे तो कोई मतलब नहीं आगे चलने का। यहाँ से चैप्टर का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, मैं वापस बताऊँ, अगर पीछे की चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो ठीक है, ये नहीं समझ आएगा। अभी तक मैं कह रही थी ठीक है नहीं समझ आएगी, इसको समझ लो, पर अगर पीछे की चीज़ें समझ नहीं आई है तो ये नहीं समझ आएगा, एंड दैट इज़ मतलब लिखवा के ले लो, नहीं समझ आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ से जो होगा ना, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। ओके, अब जिनको पीछे की समझ आ गई है वो आगे देखो बेटा, ये देखो केमिकल इक्वेशन, क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब आप कहेंगे मैडम पहले 2 टाइप बताए थे, तो बेटा दैट वाज बेसिक, दिस इज़ लिटिल वन हायर वन। ठीक है, वो बेसिक था, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, दैट्स। अच्छा, अगर आपको मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड में भी अगर डिफ्रेंशिएट के लिए वीडियो चाहिए कि क्या है, तो कमेंट करो, और सिंगल कमेंट आई विल जस्ट गिव इट। ठीक है, अगर चाहिए तो, एंड इफ़ यू डोंट वांट इट देन थैंक यू। सो देखिए क्या है ये, इट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की यहाँ पर बात हो रही है। So LHS is equal to RHS and LHS is not equal to RHS. Now you will ask me what is LHS and RHS? तो मैं मारूंगी फिर एक मुंह पे, इतना सा नहीं पता। Is it clear now? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे क्या इक्वेशन में अगर ऐसे ऐसे रास्ता दिखा रहा है तो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड है, और अगर ऐसे रास्ता दिखा रहा है, I mean अगर ऐसे रास्ता दिखा रहा है तो वो राइट हैंड साइड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रास्ता दिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। LHS और RHS बेसिकली मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, और मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को ओके आई विल राइट इट विद लेफ्ट, आई कैन ऑल्सो राइट विद लेफ्ट बट गंदा। सो देखो ऐसे होता है, कुछ वर्ड्स इधर लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल x, और इधर लिखा है y, बहुत ही गंदा लिखती हूँ ना। सो x और y, हाँ, इन दोनों के बीच अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर x यहाँ पर लिखा है 5, वेट नहीं लिखा जाता, 5 + 3, यहाँ लिखा हुआ है 2 +
4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 7 कर दूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इज़ LHS इक्वल टू RHS? इज़ LHS इक्वल टू RHS? अब कमेंट बॉक्स ओपन कर लो। अब नहीं मैं बेयर कर पाऊँगी। जस्ट ओपन द कमेंट बॉक्स एंड जस्ट राइट डाउन द कमेंट। फर्स्ट ए नहीं, हाँ ए डालना वहाँ पर, है ना, ए ओनली ए लिखना और फिर उसके आगे लिखो येस और नो। इज़ LHS इक्वल टू RHS? ओके, आई थिंक नो लिखा होगा, आप लोगों ने लिख दिया होगा अब तक अपना आंसर, अगर आपको आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो परसों तक भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या इनको ऐड करो? अगर आप नॉर्मली भी बच्चों की तरह भी गिनोगे ना फिंगर्स पे 1 2 3 4, तो भी आपको आ जाएगा ये। देखो 5 + 3 इज़ 1 2 3 4 एंड 5 ये, ठीक है, 5 यहाँ रख दिया मैंने, प्लस ये 3। नाउ काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इधर लिख देते हैं 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखना 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 और 1 के 4, ठीक है। फिर एक और 5, दैट इज़ ये वाला 1, फिर 7 और, तो ये 6 तो यही हो गए। 6 प्लस 7 6 प्लस 7, तो 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गए टोटल। इज़ इट 8 और 13 बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यानी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। जबकि अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड की, तो इसको हम इससे बैलेंस कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम करेंगे 13 - 8, यानी कि 13 लाने के लिए 8 में कितने बाकी रह रहे हैं? तो 13 - 8 के बाद 9 10 11, वेट ये रहा, देखो 8 के बाद 9 10 11 12 13, 5 कम पड़ रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 8 + 5, now +5 इज़ इक्वल टू 13। 5 इज़ इक्वल टू 13, नहीं, अब ये 13 हो गया इज़ इक्वल टू 13। सो नाउ इट इज़ बैलेंस एंड हेयर इट इज़ अनबैलेंस। तो बस यही मैं प्रूव करना चाह रही हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जहाँ LHS यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड वाली चीज़ के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम उसी के कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और जब वही चीज़ें क्लैश करती हैं, बराबर नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और वाटर वाला। इसमें आप इसकी बैलेंसिंग सीख लो, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये आती है कई बार पेपर्स में, ये पूछी जा सकती है आपसे। वेट, मैं इसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा कर दूँ ना हाईलाइट, ताकि आपको भी कभी वापस ध्यान नहीं देना पड़े, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, बट हाँ ये आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। अभी के लिए तो एटलीस्ट इतना आना ही चाहिए, कुछ नहीं पढ़ाया है तो भी इतना सा आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं कह रही हूँ 6th-7th स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और बैलेंस ज़रूर नहीं किया है आपने इसको, पर आज सीख लो कि इसको बैलेंस कैसे करा जाता है और इसका बैलेंस रूप होता कौन सा है, ठीक है। क्योंकि आज नहीं सीखा तो फिर वापस तो बस गई आपकी, तो फिर तो नहीं आ पा रही है आपकी, है ना। तो चलो ये हो गया क्लियर। उसके बाद में आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाई इज़ बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट। बैलेंसिंग क्यों करनी है? क्या हम ऐसे नहीं रख सकते कि 13 इज़ इक्वल टू 8? ये क्यों नहीं सही है? मतलब बैलेंस क्यों करना, क्यों हम इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं? अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं मैम ऐसा तो होता ही नहीं है, मैथमेटिक्स में तो ये है ही नहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स की बात नहीं करते, अगर हम बात करें नॉर्मली भी CO2 प्लस, सॉरी ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखती हूँ ना, ये जो बीच में होमवर्क आ रहा है ना, ये ऐसे ही है, रफ़ है, रफ़ नोट पे बात होती है ना जब, तो हम होमवर्क देते हैं छोटा सा, तो बस ये वही है। तो अगर आपको करना है तो आप देख लो, मैं दिखाती रहूँगी आपको लास्ट में वीडियो के, मैं सारे होमवर्क्स आपको दिखा दूँगी, दे दूँगी, तो आप सबके आंसर कमेंट में करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी नोटबुक में करना, अपनी बुक में करना, कहीं पे भी करना, आई डोंट केयर, ठीक है। अभी मेरी बात सुन लो, देखो
ऐसे क्यों नहीं रख सकते? मतलब आगे यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, ये क्यों ज़रूरी है? वाई बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? सो ये पूछा जाता है बोर्ड्स में और इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि देखो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू 9th क्लास। गाइस, अगर नहीं पढ़ा है ना तो यू आर इन अ बिग लॉस में चल रहे हो आप। पढ़ के आओ, जाओ। चैप्टर में बताना नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाह रही हूँ चैप्टर 9th का। वेट, याद आएगा। वेट देखो, जो 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ना, उसमें से 9th का एक चैप्टर है जिसमें वेट, मेरे पास एक 9th की बुक में लेकर आऊँ क्या आपको? अगर प्रूफ देना है मुझे तो मैं लेकर आती हूँ। एक सेकंड आप रुकना, मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी ना, शायद मिल जाए तो लेकर आती हूँ, वेट करना। ओके, मेरे को मिल गई है, तो देखो, वेट अ सेकेंड। दिस इज़ माई बुक, ठीक है। केमिस्ट्री की है, फाउंडेशन साइंस की, 9th क्लास की है ना, फॉर क्लास 9 लिखा हुआ है। नाउ लेट मी शो यू। पहले तो आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको वहाँ वैलेंसी और वो सब टेबल सिखाई है ना। वेट, मैं उसको भी ढूंढ देती हूँ एक बार, दोनों चीज़ें ढूंढ के और आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये हैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, ठीक है, यही चैप्टर्स हैं। तो इनमें से मैं आपको एक एक करके, इनमें कुछ आपको खास मिलेगा, इन दोनों में। बाकियों में तो आपको ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है, इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ खास मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाती हूँ, पेज नंबर 48 है ना। वेट, लेट मी जस्ट टेक आउट 45, 47, दिस इज़ 48। तो इसमें देखो, लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सीधा सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बात है और यहाँ पर भी यही बात है। वेट करो एक सेकेंड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा है, ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास की बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, दैट मीन्स आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। a + b = c + d, जहाँ पर ए बी और सी डी दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। ये 9th में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़, और मैं आपको एक और कुछ कह रही थी ना, ये रही वो टेबल, ये रही एलिमेंट्स। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इवन आई विल ऑल्सो टेक अ फोटोग्राफ। ओके, कैप्चर्ड। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। ये टेबल मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम तक बोली थी ना मैंने शायद, हाइड्रोजन से तो ये स्टार्ट है ही, एंड कैल्शियम इसमें तो शायद ज़्यादा है। वेट, लेट मी काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और 17, गिन लो आप कितने हो जाएंगे। ये रहा कैल्शियम, तो यही यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, बट टेबल तो इतनी बड़ी दी हुई है, तो वो है एक तो। और मैंने आपको क्या बोला था, सब बताऊंगी बेटा, मैं सब बताऊंगी, मैं प्रूफ दे रही हूँ। ये देखो, इवन आप केमिकल इक्वेशन पढ़ के आए हो, ये देखो फार्मूला मेकिंग आप पढ़ के आए हो, कितना सब कुछ आप वहाँ से पढ़ के आए हो 9th से। देखो, ये देखा, आई टोल्ड यू व्हाट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, नहीं दिख रहा? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इसके सिंबल, एवरीथिंग यू हैव लर्नड। और अगर आपको ये याद है तो यू कैन मेक वैलेंसी, आपको अपने आप बनानी आ जाएगी, है ना। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ वैलेंसी का, शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा। वेट करो, मेरी उस वाली बुक में तो था, विच आई यूज्ड अर्लियर। ना, इसमें नहीं मिल रहा है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हाँ था 9th में, ठीक है। वैलेंसी का भी था, एंड देयर इज़ नो डाउट। तो मतलब मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ आपको कि सब कुछ आप 9th में पढ़ के आए हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर 9th क्लास कॉन्सेप्ट। तो ये देखो अब आप, है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो भी मैंने आपको बताया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज इट्स, जो है क्या बोलते हैं उसके, आप उसके वेटेज को नहीं चेंज कर सकते हो, मतलब उसका वेट की स्पेलिंग गलत है, ओ माय गॉड, WEIGHT, वेट होता है ना उसका, वो चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप एक आइस से वाटर बनाओ, चाहे वाटर से आप जो है वापस गैस बनाओ, इवापोरेशन करो, व्हाट एवर यू डू, बट उसका जो है वेटेज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट हेयर। आगे देखते हैं अगला। तो ये ओके, सो अब ये देख सकते हैं हम मास। अरे भाई, ये वायर है ना, धीरे नहीं देगा,
wait. Okay, so overall mass of the reactant will always be equal to mass of the product. कितना भी मैं गाना गा लूँ, 9th में आपने पढ़ा है या जो भी है, whatever is there, बात केवल इतनी है कि आपने जो भी 9th में पढ़ा है, चाहे नहीं पढ़ा है, चाहे आप अब पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, बट मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ वाई बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ तक मैंने उसका आंसर लिखा है. देखो वो जो पीछे बोर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ तक है, मतलब एंड ही नहीं हो रहा है. एक एग्जांपल, फिर उसके बाद में ये वो है ना, सब कुछ है. तो बेसिकली बात यही है कि देखो, जैसे कि हम इसको समझेंगे ना अच्छे से. ये आपको आंसर में वहाँ नहीं लिख कर आना है, बट यहाँ पर समझ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम कुछ भी चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम क्या हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है आपका पाउडर, है ना, किसी भी चीज़ का पाउडर है, 100 ग्राम है. इधर भी वो पाउडर 100 ग्राम है. यानी क्या होती है बैलेंसिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. बैलेंसिंग क्या होती है, व्हेन 100 ग्राम पाउडर जो है 100 ग्राम ही रहे. जैसे कि ए बी ये कुछ फॉर्म हुआ है, ए और बी को ऐड करके ए बी फॉर्म हुआ है, जहाँ पर ए बी प्लस सी डी फॉर्म हुआ है मान लो, है. और यहाँ पे आपने इन चारों चीज़ों को इंडिविजुअली ऐड करा था. इन दो की वैल्यू थी 70 ग्राम और इन दो की वैल्यू थी 30 ग्राम. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब जो डी सी जो है, इसका वेटेज जितना है, जिसका जितना भी वेटेज है, आखिरकार 100 ग्राम है. दोनों चीज़ें सामने इक्वल है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है. और दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं MgO की, हमने भी बात करी थी. ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है यार, सब कुछ पुराना है, सब पढ़ के आए हो यार पीछे से. अब तो मैंने एक किताब आगे रख के तुमको बता दिया कि 9th क्लास में तुमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं. सो नाउ यू शुड जस्ट डू दिस एंड यू शुड जस्ट नो दिस. अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से. चलो देखो इधर क्या है एग्जाम्पल नेक्स्ट. थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ एक बार इसको. ओके ना, सो एग्जाम्पल के अंदर क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO. एटॉमिक मास O का क्या है, 16 है. Mg का क्या है, एटॉमिक मास 24. यू हैव लर्नड ऑलरेडी, है ना, लर्न होना चाहिए. फिर इसका एटॉमिक मास O2 का क्या हुआ, 16 इंटू 2 दैट इज़ 32. क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि गैस कैन नॉट एग्जिस्ट इन गैस ओनली एग्जिस्ट इन डायटोमिक, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डायटोमिक नेचर, है ना. तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. ये 24 ग्राम हो गया, इसकी एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम. इसका एटॉमिक मास 32 ग्राम. तो 24 प्लस 32, हियर आई एम डूइंग 24 प्लस 32. ये कितना है, एक Mg लिया है यहाँ पर, तो एक Mg 24 और एक को 16. तो 24 प्लस 16, 24 से 24 अपने आप ही मतलब हो गया, हिसाब बराबर हो गया. 32 और 16 का हिसाब बराबर हुआ नहीं, तो यहाँ पर हमको बैलेंसिंग की ज़रूरत है. बैलेंसिंग हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मास 40 ग्राम हो रहा है और यहाँ पर ये मास 56 ग्राम हो रहा है. एंड हेयर ऑल्सो वी नो कि 56 इज़ नॉट इक्वल टू 40, तो इसलिए बैलेंसिंग यहाँ पर ज़रूरी है. तो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. नाउ हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. ठीक है, मान लिया समझ गए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाउ टू डू इट, कैसे करें इक्वेशन को बैलेंस. हमें तो आती ही नहीं है, हम तो सीखे ही नहीं है ना 9th में. ठीक है, तो कोई बात नहीं, 9th में अब स्टार्ट हो रहा है एक नया सिरा चैप्टर का. व्हेनेवर आई से यू कि एक नया सिरा स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक नया सिरा स्टार्ट हो रहा है यार. तो जस्ट उसको समझो. ठीक है, देखो बैलेंसिंग द इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास आपके लिए दो तरीके हैं. पहला तरीका इज़ कि कि वो जो भी इक्वेशन हो ना, उसको आप थॉरोली बैलेंस करो. दूसरा तरीका एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करो. एंड आई लव एल्जेब्रिक मेथड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एल्जेब्रिक मेथड मुझे कितना पसंद है. बट अभी आप देखो नॉर्मल, दोनों ही मेथड्स को छोड़ के आप एक नॉर्मल बैलेंसिंग को देख रहे हो. ठीक है, फर्स्ट वाला जो मेथड होता है ना, उसको शायद कुछ कहते हैं, इट हैव इट्स ओन नेम, हिट एंड ट्रायल मेथड. एग्जैक्टली, हिट एंड ट्रायल मेथड. और दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड. अगर ये दो मेथड आ गए
तो बस बैलेंसिंग आपको आ गई। और तीसरा मेथड होता है नॉर्मल मेथड, जो मतलब जो साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है दिमाग में थोड़ी सी मैथमेटिक्स और साइंस का मिक्सचर होता है तो आ जाता है। और कई स्टूडेंट्स भी नॉर्मल मेथड्स का यूज़ करते हैं व्हेन दे कम इन 11th-12th, क्योंकि 10th में ये चीज़ थोड़ी सी न्यू होती है, उनसे इंट्रोड्यूस हुई होती है। तो अगर आप 10th में भी प्रैक्टिस करते हो कि डेली 5 इक्वेशंस ली और उनको सॉल्व किया डेली 5 इक्वेशंस, तो आपका अच्छा हो जाता है एंड तक, है ना, साल के एंड तक। बट अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के धक्के खाने पड़ते हैं, या फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं अलजेब्रिक मेथड के। और अलजेब्रिक मेथड इज़ सो ईज़ी टू डू, सो ईज़ी। मतलब आपको एक बार लगेगा हार्ड है, आप दूसरी तीसरी बार करोगे आपको लगेगा ईजी है ना। तो इसलिए आपको करना चाहिए, आई प्रेफर दैट मेथड। बट वो बस टाइम टेकिंग मेथड है कि आपको उसमें बस टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना मेथड जो है ऑसम मेथड है। ठीक है, चलो आप देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं वेट, यहाँ पर हमने लिया है 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mg O। यहाँ पर अगर हम पहले चेक करें कि क्या जो यहाँ पर जो सामान यूज़ है, मतलब इधर और इधर जो है, उसका मास सेम है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। mg यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, लिख दिया 2। ठीक है, 2 mg लिख दिया यहाँ पर। ये क्या लिखा है, 2 × 2 4। अच्छा, इन्होंने मास से लिखा है ना, ये मास की टेबल है और ये एटम्स की टेबल है। हम एटम्स की टेबल फॉलो करते हैं, मास की टेबल बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, हम केवल एटम्स की टेबल फॉलो करते हैं। तो एटम्स देखो, mg के कितने एटम्स हैं, mg के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ये 2 यहाँ पर दिख रहा है, दोनों 2। वेट करो एक सेकेंड, दिस 2 एंड दिस 2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं O2, LHS की बात हो रही है, RHS की बात नहीं हो रही है। तो O इधर 2 है, O इधर भी 2 है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं mg इधर, तो mg × 2 करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये चीज़ भी यहीं की यहीं क्लियर कर देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ना, इसी को समझाने की छोड़ी हुई है। देखो, वेट लेट मी टेक इट। देखो, जैसे आपके पास एक चीज़ होती है, बहुत इजीली समझ रहे हैं ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसानी से समझाऊंगी। एक चीज़ समझ लेना तो बस आधा काम तो वहीं निकल जाएगा तुम्हारा। क्या चीज़ समझनी है आपको, देखो लुक हियर, जब भी आपके पास एक इक्वेशन दी होती है ना, तो उसमें आपके पास 2 तरह से नंबर्स, ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये 2 तरह से पुट किए होते हैं। पहला कैसे पुट किए होते हैं कि 2O, कहाँ, जहाँ O के पीछे लगाया है, O की बात नहीं हो रही, किसी भी एलिमेंट के पीछे लगाया है। और दूसरा होता है O2, जहाँ किसी भी एलिमेंट के आगे और उससे थोड़ा नीचे लगाया है, यहाँ उसके इक्विवेलेंट में लगाया है, यहाँ उससे थोड़ा नीचे लगाया हुआ है। ये 2 आपके स्टाइल्स होते हैं पुट करने के। इससे तीसरा स्टाइल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ O के अंदर 2 लिखा हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो ये 2 ही स्टाइल्स होते हैं। जब ये स्टाइल फॉलो हो रहा होता है, जैसे लिखा है 2A 2B C 3, यहाँ पर अगर हम काउंट करने जाते हैं कि A कितने हैं, तो A × 2 × 2, 2 × 2 इज़ 4। तो A आप कह देंगे सीधे से, A कितने हैं, 4। अगर हम यहाँ पे काउंट करने जाते हैं B, तो B कितने हैं। अब B को ऐसे मत करने लग जाना कि 2 × 3 × 2, ऐसा नहीं। B के आगे कोई है, नहीं है, तो B के पीछे कौन है वो चेक करो, क्योंकि पीछे वाले सब पे अलाउड है। मतलब ये सबसे एक बार होगा, पर ये अपने साइड वाले से ही होंगे, ये अपने साइड वाले से होंगे। तो B कितने होंगे, B अपने इधर वाले से 2, तो B 2 हो गए। C 3 + 2 मत करने लग जाना, ये मत सोचना कि 2 + 2 4 कर दिया तो 3 + 2 5 कर देंगे, नहीं, 3 × 2 करेंगे। 3 × 2 इज़ 5। तो देखो, ये 3 हमने लिया यहाँ से, C3 3 × 2 इज़ 6, तो C कितने हो गए, 6। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं D4 और E, मान लो, तो D4 4 × 2 कितने हो गए। मतलब कितनी भी लंबी ये ट्रेन चली जाए, बट मल्टीप्लिकेशन पीछे की तरफ होता चला जाएगा और आगे की तरफ नहीं होगा, जब तक कि उसके जस्ट साइड में कोई नहीं हो, जस्ट साइड में। ठीक है, जैसे E F G और H लिखा है, सॉरी 4 लिखा है यहाँ पर 4। तो आप ये मत सोचना कि
पहले ई को 4 से करा, फिर एफ को 4 से करा, फिर जी को 4 से करा, फिर तीनों को। कुछ नहीं मेथड अप्लाई करना है, अपने दिमाग को चलाना ही नहीं है। जो नॉर्मल दुनिया ने बना रखा है वही आपको फॉलो करना है, समझ गए? तो अब यहाँ देखो, वेट, तो अब देखो ये एकदम शॉर्टेस्ट इक्वेशन है, इससे छोटी इक्वेशन कहीं है ही नहीं, है ना? तो अब यहाँ पे क्या किया है, एम जी को एम जी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2, यहाँ लिख दिया। ओ को 2 से किया तो क्या हो गया, 2। तो यानी एल एच एस और आर एच एस बराबर हैं, एल एच एस और आर एच एस बराबर है एटॉमिक टेबल में, और मास टेबल में भी बराबर है। मास टेबल आप देख सकते हो और खुद से समझ सकते हो, क्योंकि मास आपने 9th में एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है। सो वेट, मास टेबल दिखाऊं? थोड़ा सा फ़ोन को नीचे करना पड़ेगा। ये बस इतनी है आपकी मास टेबल, यहाँ से और ये यहाँ तक, और ये पूरी की पूरी। टेक अ स्क्रीनशॉट, गो योर होम, गो योर रफ प्लेस एंड देन डू इट अगेन एंड अगेन। समझो इस चीज़ को, समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ आती है तो फिर दिमाग में लोचा है उसको सही करो अपने, ठीक है? तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज, ये रहा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के आपके पास 2 मेथड है, बेसिक 2 मेथड है, मैंने आपको बताया। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अब आप देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बता रही हूँ, पूरी की पूरी चीज़ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है? कुछ नहीं करना, अगर मैं चुप भी हो जाती हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ को म्यूट भी कर देते हो और इसको रीडिंग कर लेते हो, एक थॉरल रीडिंग और समझना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 से write down the symbol equation, नहीं sorry, write down the symbol of element and their number in both LHS and RHS in a table, ठीक है? इस तरह से सिंबल लिखा, write down the symbol of element, अंडरलाइन करती जाऊंगी मैं एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को, ठीक है? सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख लिए, ठीक है, ये रहे। एंड देयर नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हो आप, यहाँ पे ब्रैकेट बना के मैं लिख देती हूँ, वेट अ सेकेंड, ATOMS, एटम्स, ठीक है? ये देखो, सो देयर नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ LHS एंड RHS इन अ टेबल, जो हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है? फर्स्ट वी विल बैलेंस दैट एलिमेंट विच हैव द हाई नंबर ऑफ एटम्स, जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है पूरी टेबल के अंदर। अगर बड़ी सारी टेबल भी बन जाती है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी टेबल बन जाती है, देखो मैं एक एग्जांपल टेबल बना रही हूँ, इसका रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंशन नहीं है, ये तो टेढ़ी बन गई यार, लेट्स यूज इट टेढ़ी ओनली, ठीक है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के मान लो एलिमेंट ABFKC और L। अच्छा बताओ के किसको कहते हैं? नहीं लर्न किया ना 9th में, यही तो दिक्कत है ना हमारे यहाँ, लर्न नहीं किए थे, अब पछता रहे हैं। के इज़ पोटेशियम। सो ए क्या है, मान लो ए LHS में है 1, यहाँ पर है 2, ये यहाँ पर 3 4 1 1 6 3 2 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब हाईएस्ट कौन है इनमें से? अब आप कहेंगे ये तो मैंने खुद बनाई है, तो इसमें तो एक ही हाईएस्ट निकल रहा है। भाई दो भी निकल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और 2 ही हाईएस्ट है, तो क्या हुआ, एक ही करके सॉल्व करेंगे ना। तो जिसके हाईएस्ट होते हैं ना LHS में, अगर सब में हाईएस्ट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो फिर करो कि LHS में देखो कि कौन हाईएस्ट है, तो ये RHS में रह जाएगा, ठीक है? ये LHS में आ जाएगा। तो LHS में हाईएस्ट अभी कौन है, ये 6, तो इसलिए हम 6 के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट वी विल बैलेंस, 6 के साथ में हम क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास हाईएस्ट कौन है, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट है 2, तो अभी हम किसको बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे अभी 2 को। बैलेंस किसको करना है, अब 2 को। अब ध्यान देना, राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख लिए, नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए, बैलेंस करना है अब हाई नंबर ऑफ एटम्स को। तो हाई नंबर वाले को आप एक बार एनसर्कल कर लो आपकी फर्स्ट टेबल में, एंड 5-6 बार आपको टेबल बनानी पड़ सकती है, ठीक है? नाउ स्टेप 2, नंबर ऑफ एटम्स है, एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट यहाँ पर गलत लिख दिया यार, Mg लिखना था यहाँ, ठीक है? तो Mg लिखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये
नाउ आपने बैलेंसिंग शुरू करी, आपने बैलेंस करने की कोशिश करी हाईएस्ट वाले को। तो हाईएस्ट वाला यहाँ पर अपने कौन था, अपनी इस इक्वेशन में हाईएस्ट वाला कौन था, 2, दैट इज़ ओ। ओ हाईएस्ट था 2 के साथ। तो आपने सोचा कि इधर की साइड मुझे इसको बैलेंस करना है, तो आगे लगाना आपको अलाउड नहीं है, ये स्पेस आपके लिए गिवन नहीं है। ये स्पेस बहुत सेंसिटिव स्पेस है, ये स्पेस आपके लिए नहीं होती है। ये स्पेस केवल और केवल जो है मतलब इक्वेशन जो दे रहा है आपको वो लिख के आपको यहाँ कुछ दे सकता है। आप यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हो, आपको अधिकार है केवल पीछे लिखने का। तो आप पीछे ही लिखो, क्योंकि आप पीछे हो क्लास में, आप आगे नहीं हो क्लास में। ऐसा मान लो, लर्न कर लो और समझ लो, ठीक है। तो आपने सोचा कि चलो मैं पीछे 2 लिख देती हूँ, और मेरे फिर ओ क्या होंगे, ओ इंटू 2 तो होता ही है, क्योंकि कितना भी आगे वाला नंबर हो पीछे से मल्टीप्लाई तो होता ही है। तो मेरा ओ तो इतना आगे है, तो मेरा ओ इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2, और मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा। मेरी बात तो बन गई। पर बुद्धू ये भी तो ध्यान दो ना कि mg भी तो बढ़ गया, mg भी तो बढ़ गया, है ना। कैसे बढ़ गया भैया mg? देखो, जब आपने देखा कि ये टेबल ही गलत है मेरे हिसाब से, ये टेबल, इसको इग्नोर करो यार, इसको इग्नोर करो, इस टेबल को, इसको छोड़ो। इसके ऊपर मैं क्या रखूँ, मैं मेरे हाथ रख देती हूँ, छोड़ो इसको मत देखो आप। तो इसको इससे ही समझो, इतने से में ही समझ आ जाएगा। देखो, अब ओ आपने 2 कर दिया, इधर भी ओ आपने 2 कर दिया, वेरी गुड। मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको ये देती हूँ, ठीक है। अरे क्या हो रहा है भाई, अरे अरे इसको सही करो कोई। हाँ, मैं आपको ये देती हूँ, हटा ले भाई। चलो, तो क्या होगा अब, mg कितना हो गया, mg को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो mg हो गया, दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे इधर mg2 है, इधर mg1 है। अब मैं क्या करूँ, तो डोंट क्राई, डोंट स्टार्ट क्राइंग। करना क्या है आपको, करना ये है, इधर देखो, अब नीचे वाले टेबल पे आ जाओ। 2 बैलेंस mg, क्योंकि mg ज़्यादा हो गया था। तो नाउ लेट्स चेक, 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। सो फाइनली द इक्वेशन इज़ 2 mg। mg के पीछे 2 लगा दो ना यहाँ पर, ऊपर जो स्पेस थी ना, ये जो स्पेस थी ना, यहाँ पे पीछे 2 लगा दो। ये पीछे लगाने का अधिकार आपको, वेट, कुछ होना मत। सो पीछे लगाने का अधिकार आपको है, तो आपने क्या करा, पीछे लगा दिया, ठीक है। तो अब ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। चेक करना चाहो तो दोबारा एक टेबल बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखा, वेट करो, वेट, ये क्या है, होमवर्क है। होमवर्क के बाद में हैशटैग बैलेंसिंग ग्रुप, ये क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट ग्रुप। SO4 एक पूरा ग्रुप है, हाँ ये भी चीज़ ध्यान रखना कि SO4 एक पूरा ग्रुप है। ऐसा नहीं कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, या फिर ऑक्सीजन के 4 है और सल्फ़र अलग है। SO4 एक पूरा ग्रुप है, मैंने एकदम हिंदी में लिखा है, SO4 एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पर SO4 नहीं है, SO इज़ इक्वल टू 4 नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। और ना ही SO4 और नहीं है, क्योंकि SO4 खुद एक है, और ना ही S और O को अलग अलग करना है। समझ गए, ये चीज़ क्लियर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी वही बैलेंसिंग है यहाँ पर भी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्रिक ऑफ बैलेंसिंग, एल्जेब्रिक और डायरेक्ट मेथड। इसके 2 नाम है, एल्जेब्रिक मेथड या डायरेक्ट मेथड। मैं इसको एल्जेब्रिक मेथड बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं एल्जेब्रिक मेथड बोलती हूँ, ठीक है। अब देखो, एल्जेब्रिक मेथड बहुत इजी और इंस्टेंट मेथड है यार। मतलब जैसे नहीं होता, एक तो इडली बनाओ, पूरी की पूरी इडली, और एक आती है ना इंस्टेंट इडली, तो ये इंस्टेंट इडली की तरह है, फटाफट होता है इससे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, प्लस देखो, और एक ये एरो देखो, एरो के आगे अगर कोई प्लस है तो वो देखो, और उन सबको सर्कल कर दो पहले। तो मैं बता रही हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी स्पेस में पूरा का पूरा क्लियर कर देती हूँ, आपको आगे देखना ही नहीं पड़ेगा, और फिर हम सीधे सीधे आगे चल पड़ेंगे। देखो, मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अपना दूसरे कलर का पेन लो, जैसे अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक ले लो एक बार, और अगर ब्लैक यूज़ कर रहे हो तो ब्लू ले लो। इनको सर्कल कर लो, एक एरो है और एक प्लस है, दोनों को सर्कल कर लिया।
अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, अब हम चल रहे हैं सेकंड स्टेप पे। जो स्पेस खाली है, क्योंकि ये स्पेस खाली है तो यहाँ पे भी एक एरो लो। ये स्पेस पे तो हमने ले लिया है, या फिर आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ लो, एक ही बात है, ठीक है। तो पीछे एक एरो लेना है हर स्पेस के, ठीक है। फर्स्ट पे एक एरो लिया, फिर आगे चलते गए, जहाँ प्लस आया वहाँ एक एरो लिया। एरो नहीं यार, सर्कल है, सर्कल सर्कल सर्कल। स्टार्टिंग से स्टार्ट किए। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, आप फिर मेरे को बताते जाना कहाँ कहाँ एरो लगाना चाहिए मेरे को। वेट, नाउ यू टेल मी वेयर शुड आई टेक एरोज, मतलब टेक सर्कल्स। फर्स्ट स्टार्टिंग में एक सर्कल लिया, चलते जाओ चलते जाओ चलते, ओए आई गॉट अ प्लस। यहाँ एक सर्कल लिया, फिर चलते जाओ, ओके चलते जाओ चलते, ओके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ओफो एक और आ गया। बस दैट्स इट, इतने ही आपको सर्कल बनाने थे जो आपने बना लिए। मतलब समझ गए ना कहाँ कहाँ पे लेने हैं। फर्स्ट तो खाली जगह पे, और उसके बाद में जहाँ जहाँ एरो या फिर प्लस का साइन आता जाए वहाँ वहाँ पे। ओके भाई साहब, ले लिए सर्कल। अब क्या करें? अब आप करें क्या, जो भी जहाँ भी आपने सर्कल लिया ना वहाँ आप ABCD पुट करते जाओ। मतलब जैसे यहीं पे मैं पहले इम्प्लीमेंट करती हूँ। देखो, जैसे यहाँ आपने एक लिया तो AB, फिर यहाँ एक लिया तो +BC, प्लस क्या होता है ये वाला, उसके आगे हो भी सकता है कोई पावर लगी हो या फिर पीछे कुछ नंबर लगा हो, तो उसको चेंज नहीं करना, उसको पड़े रहने देना है। ऐसा नहीं कि B हटाया और अपना अपना नंबर हटाया और अपना 20 ढूंढ रहे हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। D के पीछे आप फिर एक लोगे, क्योंकि प्लस का साइन था ना, प्लस के आगे एक लेना है आपको। तो B हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D लगाना है आपको। नहीं 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 नहीं, A हो गया, B हो गया, C लगाना है आपको। CD गिव्स DAD प्लस, नहीं समझ आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ को समझ आया है, जिनमें थोड़ा सा दिमाग है, और जिनमें थोड़ा कम दिमाग है उनको नहीं समझ आया, तो मैं समझा देती हूँ। देखो देखो बेटा ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से देखो। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पर आपने आपने अपने खुद के इन हाथों से ही, मतलब मैंने इन हाथों से ही ये सर्कल यहाँ पर अभी खड़े किए हैं, मतलब बनाए हैं, ठीक है। ये गोले यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। अब इन गोलों के अंदर मुझे अल्फ़ाबेट्स चढ़ाने हैं, स्मॉल ABCD के, ABC, ऐसे 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 स्मॉल तक Z। ये वाला Z नहीं, या फिर ये वाला A नहीं, ये स्मॉल वाले हमको यूज़ करने हैं, ये बड़े वाले हमको नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। मैंने यूज़ स्टार्ट किया, 1 2 3 गोले मैंने देख लिया, तो मैं अब 3 जगह पे लगाऊंगी, तो मैंने लगाया AH2। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं प्लस जो है उसके, देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं प्लस के ऊपर B चिपकाऊंगी, ऐसा नहीं है। प्लस के आगे मैं B चिपकाऊंगी। प्लस पे सर्कल, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस के ऊपर ही लगाने लग जाओ, नहीं, प्लस के आगे लगाना है। तो प्लस के आगे मैंने B चिपका दिया। O2 तो मेरे पास था ही, मैंने एरो लगाया, एरो के आगे मुझे C चिपकाना है, और फिर मैंने H2O लगा दिया। अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, देखो ये मैंने चिपकाने का काम किया है अभी तक, और कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं किया। नहीं समझ आया फिर पीछे करो, फिर बैक करो, देख लो, कोई दिक्कत भी नहीं है मेरे को तो। ओके सो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। ABCD पुट करनी थी, दैट्स स्मॉल वाली, नॉट कैपिटल वाली। अब पुट कर ली भाई साहब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेट करना है A को 1 लेट करना है, एंड दैट इज़ अ फिक्स्ड नंबर कि आप A को 1 ही लेट करोगे, और वो भी A को ही लेट करोगे। कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है, यानी अपने तेज तरी बुद्धि लगाई और इधर उधर कुछ भी पुट कर रहे हैं, नहीं। लेट A इज़ इक्वल टू 1, बस इतना से स्टेप था। A को 1 पुट किया है तो 1H2 प्लस BO2 गिव्स CH2O, इतना करा। तो यानी कि अब आप कह सकते हो H की वैल्यू क्या हो गई, देखो H की वैल्यू हो गई 2 इंटू A, क्योंकि A और 1 एक है, तो 2, क्योंकि इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल है, तो आप इन तीनों को कंसिडर करो, H को भूल जाओ, 2A1 को कंसिडर करो, तो एक, तो H क्या है, H इज़ इक्वल टू 2 इंटू A, क्योंकि 1 और A एक ही है, तो 2 इंटू A, तो 2A। अब आपने कह दिया H 2A है, ठीक है, सही बात है।
अब यहाँ से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशंस फाइंड करनी है। इधर देखो h क्या है, h है 2 × c। यहाँ लिख दो h इज़ इक्वल टू 2c। ओह नो, ये तो क्लैश हो गया ना, ये कह रहा है a है, ये कह रहा है c है, हम कैसे मान ले कौन क्या है। तो ये देखो 2a 2c के बराबर हो गया, इसका मतलब है 2 से 2 कट जाएगा तो a c के बराबर हो गया, तो यानी c क्या हो गया 1 हो गया। o क्या हो गया, o देखो o क्या हो गया, o c हो गया, o क्या हो गया, o c हो गया, ठीक है। और c क्या हो गया, c तो 1 हो गया, यानी o क्या हो गया, o भी 1 हो गया। हमने बोला था कि h क्या हो गया 2a हो गया, यानी h क्या हो गया 2 हो गया। 2 और c भी तो एक ही थे, तो यानी कि h के पीछे, तो यानी कि h 2 हो गया और o 1 हो गया, और a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हमको ये वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है a b c की 3 वैल्यूज़ से। तो a b c की 3 वैल्यूज़ देखो, वेट, नॉट इक्वल है, तीनों इक्वल थोड़ी ना है। देखो a और c इक्वल है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, और b की वैल्यू है हमारे पास b की वैल्यू, अच्छा जी b की वैल्यू नहीं आई अभी तक, ये तो दिक्कत वाला काम हो गया ना। वेट, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, रुको। सो हमें पता चला इधर o क्या है, o इधर है 1, तो उधर o कितना होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ से o जो है वो 2b है, और एक तरफ से o जो है वो c है। o को हम यहाँ पे 2 × b 2b कह सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2b। ये फिर क्लैश हो गया कि c और 2b बराबर कैसे हो सकते हैं भाई साहब। तो हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू 2b, यानी कि c इज़ इक्वल टू, सॉरी, यानी कि b इज़ इक्वल टू c अपॉन 2, अपना 2 उधर भेज दिया। c क्या है 1, तो यानी b इज़ इक्वल टू 1/2, 2। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब क्योंकि हम b की वैल्यू को 1/2 नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम b की वैल्यू को 1/2 नहीं रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द ऑप्शन देन। रख सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, पर एक ऑप्शन तो होगा कुछ। आई विल टेल यू द ऑप्शन, पहले आप लिख लो, अभी जो आई है वो लिख लो, है ना। अलजेब्रिक मेथड में ऐसे ही मिलेगी तो ऐसे ही लिख लो, नहीं तो एक सेकंड में आके चेक करती हूँ ना। वेट आई एम चेकिंग, टिल देन eat your food, don't go to your bed, but eat your food. Where I have written balancing. ओके, सो हेयर हम यहाँ रिज़ल्ट तक पहुँच गए हैं, हम इस रिज़ल्ट तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। B1 है, ये वो है, ये मेरा 9th क्लास का काम है ना, इसको ज़रा इग्नोर करो थोड़ा सा। 9th क्लास में मैंने ये नोट्स करे हैं जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप इसको देखो केवल। तो ये देखो A1 है, B हाफ है और C1 है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो रही है, इक्वेशन कुछ ऐसी हो रही है। अगर हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट 2H2, कि 2 × H2 होगा तो 2H2 प्लस ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो O2 गिव्स 2H2 और, तो ये हमारे पास एक सिंपल इजी नॉर्मल क्यूट सी इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज़ द इक्वेशन, और ये काफ़ी अच्छी है, ये सही भी है। तो ये था आपका अलजेब्रिक मेथड। नहीं समझ आया है, मैं बार बार कहती हूँ, नहीं समझ आया है, पीछे करके देख लो बेटा, आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 15 टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनकी, 15 टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे। अब ये मत बोलना 8 9 के बाद में 13 कैसे आ गया, 10 11 12 कौन खा गया, तो 10 11 12 ये 3 खा गए हैं। पहले आप इस चीज़ को देख के थोड़ा सा शॉक हो लो कि 15 टाइप के रिएक्शन के बारे में आपको मतलब मेरे को बोलना है और आपको सुनना है। देख लो ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6 से 15 तक। ये बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरा काम होगा, क्योंकि इसके बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आफ्टर ऑल, बट हाँ जितना भी है बहुत ज़्यादा ही है, मतलब कम तो है ही नहीं। देखो ना यार कितना ज़्यादा है, मतलब कि
डोंट यू थिंक वी शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इफ़ वी कंटिन्यू दिस। अगर इसको भी करती हूँ तो भाई हद ही पार होने वाली है। छोड़ HW देखो, क्योंकि मैं बता दूँ कितने कितने पेजेस करने हैं ना, इतने पेजेस, तो ये कोई कम नहीं है। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ आप सारी वीडियोस देखो, सबको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मर्जी आता है वो करो। घर पे रहो, सेफ़ रहो। और हाँ, जो ये वियर्ड कमेंटर्स हैं ये थोड़ा सा बच कर रहें मुझसे, है ना, क्योंकि बिकॉज़ ऐसा मत समझना कि न्यू यूट्यूबर हैं या फिर स्टार्ट ही किया है या फिर समथिंग लाइक दैट। मेरी सटकेगी तो फिर मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी उन न्यू यूट्यूबर्स को। तो बेटर कि दे डोंट जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियोज़। अगर आपको सही कमेंट लिखना नहीं आता है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट, just go to hell. Okay, I don't care. So I can also report them on YouTube, so I'm not doing that right now, but हाँ, I will do it surely. उसमें कोई there is no, I think that is a American or something like that, foreign. So that is why I'm speaking foreign, नहीं foreigner. So that is why I'm speaking in English. So make sure you do your work, okay? I don't care even. So just keep doing your own work, and जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए पर्स बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो जस्ट साथ दो, ठीक है? सबका साथ सबका विकास है यहाँ पर। नहीं गाइज, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है? सिक्स नहीं, कितने वीडियोस आ चुके हैं यार, आई हैव ऑल्सो नॉट काउंटेड। हाँ, बट आ चुके हैं थोड़े बहुत पार्ट्स। तो जस्ट गो एंड वॉच दैम, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दैम। और बाकी तो मैंने आपको लर्न करने की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आज। 9th क्लास से आप आए हो तो यू शुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ, ये देखो, ये बुक है 190 रुपीज़ की है ओनली, ठीक है? 190 रुपीज़ कहीं कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। दैट इज़ नॉट मैं कोई किसी की ब्रांडिंग कर रही हूँ या कुछ ऐसा। अच्छी बुक है, इसलिए मैं बस रिकमेंड कर रही हूँ। ये बात जो यहाँ पर लिखी है ना, इस बुक के बारे में बहुत कम लिखा है इस बुक के अंदर, और जो लिखा है ना बस सच लिखा है, ठीक है? क्लियर एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज है इसके अंदर। ईच चैप्टर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हैं ही, और लास्ट में ये वाइवा भी है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट के अंदर, बहुत हेल्प करते हैं ये एग्ज़ाम में अचीव करने के लिए। तो मैंने इस बुक को कभी खोल के पढ़ा नहीं अपनी क्लास में, बिकॉज 9th आई टुक इट एज जस्ट मजाक। बट नहीं, 9th मजाक नहीं है, अब पता चल रहा है 9th के क्या इंपॉर्टेंस है 9th की। तो आप जो 9th में आपके जूनियर्स हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि 9th वाले ये वीडियो यहाँ तक तो एटलीस्ट नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग में कोई चला लेगा, बट लास्ट तक तो कोई आया नहीं होगा। बट हाँ, आपके जो भी जूनियर्स हैं या फिर आपके कोई भाई बहन है, तो यू शुड रिकमेंड दिस बुक टू देम। दिस इज़ अ नाइस बुक एंड ऑल्सो मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एट एंड ऑफ द बुक, वो मैंने आपको बताया, ठीक है? प्रैक्टिकल्स एंड क्वेश्चंस ऑन प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड, ये भी है इसके अंदर। तो ठीक है, अच्छी बुक है, आई लाइक दिस बुक। तो आपको मैं जस्ट रिकमेंड, इसके 3 पार्ट्स आते हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री कहाँ आ रही है बीच में ही हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो तीनों ही पार्ट्स अच्छे हैं, यू शुड जस्ट चेक इट। अच्छी बुक है, ठीक है? मस्त बुक है एकदम, तो ट्राई करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड डू वॉच द नेक्स्ट एंड ऑल माई वीडियोज़, ठीक है ना? देखना सारे वीडियोज़, आपको मस्त मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है? और तब तक के लिए गुड बाय गाइस, गुड बाय वंस अगैन, गुड बाय अगैन एंड अगैन, ओके? टाटा।